हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1। और चैप्टर 1 जो है वो किस ब्रांच के अंदर आता है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए बाबू, और हेडिंग दे दो स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है बाबू स्थिर, और दूसरा जो है हमारा क्या है, विद्युत। दूसरा क्या है, विद्युत। तो स्थिर का मतलब होता है बाबू रुका हुआ। स्थिर का मतलब बता दो क्या हुआ जी, रुका हुआ, यानी जो रेस्ट में है, ठीक है ना। और विद्युत का मतलब होता है आवेशों का समूह, यानी आवेशों का समूह जो है वो क्या होगा, आवेश होगा बाबू। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रुके हुए आवेश के बारे में जहां अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अगर हम इसके इंग्लिश वाले वर्ड को भी देखें तो ये आपको दो वर्ड से बना है। एक बना है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रॉन से बना है, और दूसरा वर्ड बोलो बाबू स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट। क्या होता है जी, रेस्ट, यानी रुका हुआ। और इलेक्ट्रॉन का मतलब है होता है चार्ज। क्या होता है जी, चार्ज, यानी जो चार्ज रेस्ट में है, ठीक है, उसके बारे में अगर अध्ययन करना है तो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा बाबू। क्लियर है। यानी रुके हुए आवेश द्वारा जो भी घटनाएं घटित होती हैं, क्षेत्र, प्रभाव, गुण, उत्पत्ति, इन सभी का अध्ययन कहाँ किया जाता है बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी में। तो इस हिसाब से हम एक सिंपल सा परिभाषा दे सकते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके माध्यम से किसी बिंदु पर स्थिर अवस्था में आवेश की उत्पत्ति, गुण, प्रभाव, क्षेत्र आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी एक लाइन में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं कि रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करना ही स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है बाबू। यानी कहने का मतलब यह है हमारा कि स्थिर आवेश का अध्ययन ही स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है, स्थिर आवेश का अध्ययन ही स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं स्थिर वैद्युतिकी का चैप्टर नंबर 1, विद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है बाबू वो है हमारा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश बोलो या चाहे आप आवेश बोलो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलो या फिर चार्ज बोलो, एक ही बात है। कहीं कहीं विद्युत आवेश लिखा रहता है और कहीं कहीं आवेश लिखा रहता है, इलेक्ट्रिक चार्ज लिखा रहता है या फिर केवल चार्ज लिखा रहता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे चार्ज होता क्या है, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हर वस्तु पदार्थ है और हर पदार्थ अणु से मिलके बना है, और हर अणु परमाणु से मिलके बना है, और परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं ना बाबू। तो क्या करते हैं ना कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो एक क्या होते हैं, आवेशित कण होते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उस क्रम में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है वो धनावेशित हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है वो ऋणावेशित हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये क्या है ना कि आवेश जो है वो वस्तुओं को रगड़ने पर ही उत्पन्न हो सकता है, ठीक है ना। यानी क्योंकि हर वस्तु क्या है बाबू, पदार्थ है, और हर पदार्थ अणु से बना है, हर अणु परमाणु से बना है, और परमाणु में ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो आवेश कहीं बाहर से नहीं आता है। कहीं भी आप देख सकते हैं तो आवेश कभी भी बाहर से नहीं आता है। आवेश किसी वस्तु के अंदर ही रहता है, किसी पदार्थ के अंदर ही रहता है, ठीक है ना। तो हम इस आधार पे बोल सकते हैं बाबू कि देखिए कि आवेश वह मूलभूत भौतिक राशि है, मूलभूत भौतिक राशि है जिसके स्थानांतरण से वस्तुएं विद्युतमय हो जाती हैं। यानी अगर आवेश का स्थानांतरण हो रहा है तो वस्तुएं क्या हो जाएंगी, विद्युतमय हो जाएंगी, यानी विद्युत जैसा व्यवहार करने लगती हैं, ठीक है।
और बचपन में हम लोगों ने देखा है बाबू, ठीक है ना, कि हम लोगों ने कलम से, ठीक है, अपने बालों को रगड़ कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाते थे, ठीक है ना। तो हम लोग बचपन में ऐसे परिभाषा बोलते थे कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जिसे हम लोग आवेश कहते हैं। लेकिन अब हम लोग क्लास 12th में आ चुके हैं, तो अपने परिभाषा को थोड़ा बदलना पड़ेगा और हम बोलेंगे बाबू कि आवेश वह मूलभूत भौतिक राशि है जिसके स्थानांतरण से वस्तुएं विद्युतमय हो जाती हैं। अगर हम बात करें तो आवेश आपका एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बता दो जल्दी से। आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब होता है ना कि जिस राशि के पास केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, ठीक है ना, तो इसके पास केवल परिमाण होता है। आवेश को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना बाबू। चलो एसआई मात्रक होता है बाबू कूलाम। क्या होता है जी? कूलाम। यानी कूलाम भैया ने इसे अपने नाम पर रख लिया कि दुनिया इसे कूलाम के नाम से जानेगी। तो बोलो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है जी? कूलाम होता है। चलिए वीमा क्या होता है बाबू? वीमा एटी या आईटी होता है। आगे मैं बताऊंगा ये कैसे आ रहा है, ठीक है ना। तो वीमा एटी या आईटी होता है, ठीक है। चलिए आवेश के प्रकार के बारे में बात कर लें तो आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाबू धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा है हमारा ऋणावेश। क्या है? ऋणावेश, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बताया बाबू आवेश के बारे में कि आवेश वह मूलभूत भौतिक राशि है जिसके स्थानांतरण से वस्तुएं विद्युतमय हो जाती हैं। यह एक अदिश राशि है, इसे Q से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसका विमीय सूत्र AT या IT होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको ये परिभाषा अच्छा नहीं लगा बाबू तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि विद्युत धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। विद्युत धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं। अब मुझे बता दो कि आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और विद्युत धारा को I से, अगुण है समय को T से। तो Q बराबर हमारा फॉर्मूला बोलो बाबू क्या हो जाएगा? IT। Q बराबर एक मुझे फॉर्मूला क्या मिल गया? IT। तो आप ऐसे ही परिभाषा बोल सकते हो आवेश का कि विद्युत धारा और समय के गुणनफल को क्या बोलेंगे बाबू? आवेश बोलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ फॉर्मूला अगर मिल गया तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? एसआई मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर हम Q का एसआई मात्रक निकालेंगे, Q का एसआई मात्रक, तो देखो आप लोग अच्छे से बोलिए, यहाँ पे विद्युत धारा है तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है गुने, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो ये हमारा हो जाएगा एम्पियर सेकंड, ठीक है ना। एम्पियर सेकंड नहीं, आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकंड होता है, लेकिन इसे हमारे कूलाम भैया ने क्या किया? अपने नाम पर रख लिया कि दुनिया भाई इसे कूलाम के नाम से जानेगी। और तब से हम लोग इसको याद करते आ रहे हैं कि एक कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर सेकंड। 1 एम्पियर सेकंड। क्लियर है बाबू? समझ में आ रहा है ना जी? चलिए अब यहीं से हम लोग आवेश का विमीय सूत्र निकालते हैं। आवेश का विमीय सूत्र, देखिए विमीय सूत्र भी इसी फॉर्मूला से निकलेगा, ठीक है ना। मुझे बता दो I मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा का विमीय सूत्र A होता है गुने T मतलब समय, समय का विमीय सूत्र T होता है बाबू। तो ये हमारा हो जाएगा 80। तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? 80। और कहीं कहीं A की जगह I भी लिखा रहता है, तो ये हमारा IT भी हो जाएगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है बाबू। क्लियर है? तो अगर किसी भी भौतिक राशि का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो उस फॉर्मूला से आप एसआई मात्रक और विमा आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अगला हमारा हेडिंग है बाबू आवेश के गुण, यानी अब हम लोग बात करेंगे आवेश के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो सबसे पहला गुण हमारा कहता है कि आवेश जो होते हैं ना योगात्मक होते हैं। योगात्मक का मतलब क्या? कि आवेश एक अदिश राशि है ना, तो इसे हम लोग सिंपल बीजगणित विधि से जोड़ या घटा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, मान लीजिए बाबू कहीं लिखा है 10 कूलाम प्लस 8 कूलाम माइनस 2 कूलाम माइनस 4 कूलाम,
यानी इसको हम लोग सिंपल बीजगणित से जोड़ घटा सकते हैं। क्या हो जाएगा 10 8 18, ये 4 2 6 18 में से 6 हो जाएगा 12 कूलाम, 12 कूलाम आंसर। इसलिए बोलेंगे कि आवेश क्या होते हैं, योगात्मक होते हैं। क्यों भाई, क्योंकि इसको सिंपल बीजगणित विधि से जोड़ा या घटाया जा सकता है। क्लियर है बाबू। दूसरा हमारा कहता है कि आवेश संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब होता है ना कि किसी भी सिस्टम में जो आवेश रहता है ना वो हमेशा नियत रहता है। मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये बी एक वस्तु है, ठीक है, इस पर है 10 कूलाम आवेश और इस पर है 20 कूलाम आवेश, तो टोटल बोली कितना हो गया बाबू, 30 कूलाम हो गया। अगर हम दोनों को आपस में अगर रगड़ेंगे, ठीक है ना, तो कुछ आवेश इसमें से निकल के इसमें आएगा, तो मान लीजिए इसमें से 2 को इधर आ गया, ठीक है ना, तो इधर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और इधर आपका 18 हो जाएगा। फिर भी इसका लास्ट में क्या होगा, लास्ट में 30 कूलम रहेगा बाबू, ठीक है ना। तो यही बात कहता है यहाँ पर कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। किसी भी निकाय के अंदर आवेश कभी न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है। आवेश हमेशा नियत रहता है, संरक्षित रहता है। आगे हम लोग इसके सिद्धांत के बारे में जानेंगे विस्तार पूर्वक, ठीक है। अगला बात कहता है कि आवेश का क्वांटमीकरण होता है। क्वांटमीकरण का मतलब ये हुआ ना कि आवेश हमेशा पैकेट के रूप में रहता है। यानी आवेश जो होता है ना बाबू वो हमेशा क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी इसी रूप में रहता है आवेश हमेशा। और इसी गुण को हम लोग क्या बोलेंगे, आवेश का क्वांटमीकरण। आगे हम लोग जानेंगे विस्तार पूर्वक आवेश के क्वांटमीकरण के बारे में। फिलहाल आप यहाँ समझ लीजिए कि आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि आवेश हमेशा पैकेट के रूप में रहता है, ठीक है ना। आपने मान लीजिए बिस्किट खाया है ना, बिस्किट, तो बिस्किट में क्या कभी आपके साथ ऐसा रहता है क्या कि कंपनी ने कभी आपको आधा बिस्किट पैक करके दे दिया, ऐसा तो नहीं ना होता है जी। यानी कंपनी ने कभी भी आधा बिस्किट पैक करके नहीं देती है। तो जिस तरह कंपनी आपको पूरा एकदम सीधा सीधा बिस्किट देती है, उसी तरह ये गुण कहता है ना कि आवेश हमेशा पैकेट के रूप में रहता है, और इसी गुण को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। चलिए अगले गुण पे आते हैं बाबू। अगला गुण हमारा कह रहा है कि आवेश एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब होता है ना कि जिसके पास केवल क्या हो, परिमाण हो, जिसके पास केवल क्या हो, परिमाण हो, दिशा नहीं हो। तो जिसके पास केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो आवेश हमारा एक अदिश राशि है। अब यहाँ बात एक है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बाबू, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। यानी एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। क्लियर है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे बाबू, ये आवेश के गुणधर्म हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण का मतलब ना कि ये दोनों दूर भागेंगे। क्या होंगे भाई, दोनों दूर भागेंगे ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ मान लीजिए माइनस है और यहाँ भी क्या है, माइनस है, तो इनके बीच भी बोलो बाबू क्या होगा जी, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण बोले तो दूर भागेंगे, ये ऐसे दूर भागेंगे, ठीक है ना। बचपन में हम लोग क्या करते थे, कलम से अपने बालों को रगड़ कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाते थे ना जी, तो अगर वो उठ गया, चिपक गया, तो दोनों के बीच आकर्षण था। अगर नहीं चिपक रहा है तो समझ लिए दोनों के बीच क्या है, प्रतिकर्षण है, यानी दोनों पर समान आवेश है बाबू। क्लियर है। यहाँ पर विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। जैसे मान लो अगर यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है, तो दोनों के बीच हमारा हो जाएगा आकर्षण। क्या होगा, आकर्षण होगा। क्लियर। यानी दोनों आपस में आके चिपकेंगे, दोनों आपस में आके क्या होंगे, चिपकेंगे। अगर यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस, तब भी दोनों में क्या होगा बाबू, आकर्षण होगा। यानी सिंपल सा अगर हम बात बोले बाबू, ठीक है ना, कि समान आवेशों के बीच दुश्मनी होती है, दोनों दूर भागते हैं। समान आवेशों के बीच दुश्मनी क्या होते हैं, दूर भागते हैं। और विपरीत आवेशों के बीच प्यार होता है, दोनों क्या होते हैं, पास आते हैं। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये विद्युत आवेश का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।